हेलो स्टूडेंट्स। अभी अगला देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। इससे पहले हमने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, अब करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस जो थोड़ा सा अलग है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस से। सपोज मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर एक बॉडी एज्यूम कर ली। सपोज एक ये बॉडी है, आई सपोज दिस इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। आई सपोज ये मैंने टेबल मान लिया। तो जब हम किसी फोर्स को, करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है, मतलब जो फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो, उसकी पूरी जानकारी हो, हम उसको करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस कह देते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड, कि मैंने इस बॉडी को धक्का तो मारा लेकिन कितनी तेज मारा, यानी कितनी वैल्यू से मारा, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी मैं कह सकता हूँ आई सपोज मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से अबाउट 2 न्यूटन, कितने न्यूटन पे, 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड से धक्का मारा। यानी हेयर इन दिस केस जो मैग्नीट्यूड है वो है 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, 2। सर समझ में आ गया। नेक्स्ट केस है व्हाट इज द डायरेक्शन। किसी फोर्स की, जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं तो फोर्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए भी उस बॉडी पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है। मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो ये जो फोर्स है 2 न्यूटन वो कौन सी एक्सिस पे लग रही है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। यानी जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है। ठीक है, यहाँ पर हम पॉजिटिव डाल देते हैं क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से डायरेक्शन पता लगी। सर डायरेक्शन किसी और भी तरीके में दी जा सकती है, बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया। हाँ बेटा, ऐसी भी दी जा सकती है। अगर मैं कोई सेकंड एग्जांपल ले लूँ, सपोज मैंने मान लिया ये एक बॉडी है, हमने फोर्स यहाँ पर 2 न्यूटन एट 30 डिग्री लगा दी। कितने डिग्री लगा दी सर, 30 डिग्री। फिर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस पे हमने फोर्स लगा दी। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन में अभी और चक्कर पड़ गया सर, ये पुल है कि पुश है। तो यहाँ पर ये जो सेंस है, सेंस शो करेगा कि फोर्स पुल है कि पुश है। सेंस में 2 चीजें आती हैं, पुल और पुश। भाई नेचर क्या है फोर्स का, पुल है कि पुश है। तो यहाँ पर जो केस माने, तो अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये जो केस है हमारा जनरल, मैं इसको रब कर रहा हूँ, जनरली इजी टू अंडरस्टैंड। ये 2 न्यूटन फोर्स, ये पुल है कि पुश है। इस एरो को अपना हाथ मान के देख लिया करो, ये हाथ इधर धक्का मार रहा है यानी ये पुश कर रहा है, यानी दिस इज पुश। इन दिस केस जो हमने एग्जांपल लिए वो पुश का एग्जांपल है। ठीक है, तो सर व्हाट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही होती है हम उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। यानी मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए को मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो आपने उस एग्जांपल के बारे में सारे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेंस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सारे के सारे लिखने हैं। आपने, जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो जो क्वेश्चन दूंगा आपने एक बार स्क्रीन पॉज कर लेनी है, फिर उसके बारे में सब लिखना है। जैसे मैं इसको रब कर देता हूँ, तो मैंने मान लिया, सपोज मैंने लिख दिया। जब भी क्वेश्चन आए किसी भी टेस्ट में तो आपने ऐसे कोई डायग्राम बना लेना है। अभी मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर एक 4 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री पे लग रही है, ये है हमारा ग्राउंड। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉइंट मैंने माना C, ये मैंने माना B, ये मैंने माना A, ये माना O, ये और D। 4-5 पॉइंट ले लिए मैंने। ठीक है, तो आपने अभी सब कुछ बताना है। स्क्रीन पॉज करो और सब कुछ लिखो अपने आप एक बार। ठीक है, चलो अभी मैं कराता हूँ आपको व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो साफ पता लग रहा है इस केस में जो मैग्नीट्यूड है वो 4 न्यूटन है। हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, दैट इज 4 न्यूटन, बहुत बढ़िया। उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन कितनी है, 30 डिग्री है विद 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, 30 डिग्री। अब नेचर क्या है, ये इसको एरो को हाथ मानो, तो हाथ मानोगे तो ये हाथ किस तरफ, इसको धक्का मार रहा है क्या खींच रहा है, इसको धक्का मार रहा है। धक्का मारना मतलब पुश कर रहा है, यानी इसका आंसर पुश आएगा। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इन दिस केस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कौन होगा, C, B, D के O। सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो सर ए ही है,
ए पॉइंट पे ही तो सर फोर्स लग रही है, यानी दिस इज बेसिकली, अब ये बच्चे कहेंगे सर ये ए कैसे आ गया, फोर्स तो यहाँ से इसके अंदर कैसे चलेगी, तो फिर बड़ा सिंपल तरीका है, मैं इस ए पॉइंट को यहाँ ना लेके यहाँ पर ले लेता हूँ, तो दिस इज पॉइंट ए, तो मैं मान लेता हूँ ये जो फोर्स है यहाँ पर हम डॉट डॉट बना लें, भी एंगल पता लग जाए 30 है, तो दिस पॉइंट ए इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जब भी आप इनके क्वेश्चंस करोगे ना फोर्सेस के, तो ऐसे होगा, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो हमने हमेशा सेंटर ऑफ बॉडी पर ही मान लेना है, जो भी बॉडी है उसके, क्योंकि जो भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं आने वाले टाइम में, उसमें आपने सारी की सारी बॉडीज़ को जनरली पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेना है। क्या ले लेना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे तो फिर बड़ा सिंपल है, जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया तो फिर इसको आप यहाँ पर फोर्स लगा दो, दैट इज मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फोर्स के नेचर क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम जैसे जब हम डायरेक्शंस कर रहे हैं तो हम एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी कर लेते हैं, जो कि हमें आगे बहुत जरूरत पड़ेगी जिनकी। ठीक है, नाउ मैं इसको रब करता हूँ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस वो क्या है, जल्दी से देखते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, इसके बगैर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर का, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, जिसको आप जनरली लंब, आधार और कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो सर ये हमें समझ में आ गया, ये तीन हमने एक ट्राइंगल बना लिया जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है। तो एक बात बताओ, आपने ये तो पढ़ा ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर आया। ये जो था हमारा, दोबारा लिखता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोना चांदी तोले, पहले लिख देते हैं सोना, इधर लिख देते हैं सोना, यहाँ पर लिख देते हैं चांदी और यहाँ पर लिखते हैं तोले। वाह सर बहुत बढ़िया। अभी लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हमको ज़्यादा जरूरत इन दोनों चीज़ों की पड़ेगी। हम इस ट्राइंगल में लिखते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो परपेंडिकुलर है वो इस तरफ रह जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर आ गया हमारा हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर बेस निकालेंगे तो आ जाएगा हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। इन दोनों की ही ज़रूरत है, तो ये दोनों चीज़ें आ गई। ये क्यों बताइए आपको? ठीक है, ये ऐसे इसलिए बताई, सपोज मैंने ये ट्राइंगल मान लिया, दोबारा से देखो ये एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो बच्चे ने पूछा सर ये तो हाइपोटेनस है, तो हमें मालूम है जो परपेंडिकुलर है वो कितना होता है, हाइपोटेनस साइन थीटा, और बेस कितना होता है सर, हाइपोटेनस कॉस थीटा। हमने सारी की सारी टर्म हाइपोटेनस में ही प्लेस कर दी। ठीक है, ओह वाह सर ये तो बड़ा सिंपलेस्ट मेथड था। तो जो न्यूमेरिकल में आपको कैसे यूज़ करेंगे, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो सर ये न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करेंगे, इसको ऐसे यूज़ करेंगे। देखो ध्यान से, ये न्यूमेरिकल, इसके बगैर तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होने वाला, तो आपको ये बड़े ध्यान से समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो कितना ईजी वे है। अगर मैंने बोल दिया भाई ये 7 न्यूटन है और ये 30 डिग्री है, ये 7 है और ये 30 है, तो ये 90 है। अभी ऐसे देखना है जिसके साथ थीटा यानी 30 डिग्री और 90 यानी एंगल और 90 डिग्री दोनों आते हैं, उसके साथ कॉस आ जाता है, यानी ये होगा 7 cos 30 और ये कितना होगा सर 7 sin 30। समझ में नहीं आया? सर आ गया। जिसके साथ एंगल वो कॉस और दूसरा साइन। चलो बच्चे मुझे आप स्क्रीन पॉज करके ये बताओ ये कितना है। सपोज मैंने मान लिया ये 30 डिग्री है और ये हाइपोटेनस 10 है, तो अभी बताओ
अभी बच्चे करेंगे सर ये देखो ये 10 cos 30, बच्चे ये गलत है, जिसके साथ एंगल है, एंगल इसके साथ है ना 30, तो हाइपोटेन्यूज का यहाँ पर जो आएगा जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस आता है, ये 10 cos 30, और जिसके साथ सिर्फ 90 डिग्री हो यानी वो क्या हो जाएगा 10 sin 30। देखो अब इन दोनों को समझो अच्छी तरीके से, ये एंगल है, ये 7 है, एंगल के साथ कॉस, दूसरे के साथ साइन। चलो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? चलो वो देखते हैं। अभी आप इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, यूं 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 और यूं 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 यूं। अभी ये 7 है, ये 7 cos 30 है, ये 7 sin 30 है, ये बिल्कुल इसके बराबर है, यानी ये भी कितना हुआ सर 7 sin 30। ठीक है, मतलब बचपन वाली चीज़ें छोड़ो और थोड़ा बड़ापन अपनाओ। ये एंगल के साथ cos, दूसरे के साथ sin, यानी ये उसके बराबर। अभी देखो, अभी मैं इस चीज़ को दोबारा ड्रॉ करता हूँ। मैंने ये ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दी, ये 30 डिग्री है और ये 7 है। अब बच्चे ने सिर्फ ये 2 लाइनें खींची और ये खींची ही नहीं, जिसके साथ एंगल है सर वो तो 7 cos 30 है, जिसके साथ एंगल नहीं है यानी वो 7 sin 30 है। चलो सर ये तो हमें समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो चलो ये भी मुझे करके दिखाओ। कि मैंने मान लिया ये है 4 न्यूटन, ये एंगल है 30 डिग्री। अच्छा सर, तो ये एरो इस तरफ जा रहा है, देखो ये एरो 7 का दूर था तो दोनों के एरो दूर थे, अगर ये 4 का एरो नज़दीक आ रहा है तो ये एरो और ये एरो भी नज़दीक आएंगे। जिसके साथ एंगल, बोलो कॉस के साइन, सोचो कॉस के साइन, सर कॉस यानी ये है 4 cos 30, जिसके साथ एंगल नहीं सर वो 4 sin 30। बड़ा ही सिंपल वे था सर ये तो, जिसके साथ एंगल आना है उसके साथ कॉस आना है, जिसके साथ एंगल नहीं आना उसके साथ क्या आना है, साइन आना है। तो ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इसको रिपीट करो 4 बार 5 बार 6 बार, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू बेटा।